तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन बेबीलोन की धूल भरी गलियों की एक यात्रा करते हैं। बेबीलोन जो अपनी दौलत के लिए मशहूर था। बिल्कुल। और हम ये देखने जा रहे हैं कि धन और संपत्ति के बारे में वो शहर हमें आज क्या सिखा सकता है। हमारे हाथ लगी है जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के कुछ अंश। ये किताब तो लगभग 100 सालों से लोगों को रास्ता दिखा रही है। सही बात है, लेकिन सिर्फ इतिहास से तो काम नहीं चलेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने इस किताब के ज्ञान को आज की कसौटी पर कसने का फैसला किया है। तो हमारे पास इस पर एक ताज़ा रेडिट चर्चा भी है, जहां लोग अपने असली अनुभव साझा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और साथ ही भारतीय मध्य वर्ग की वित्तीय आदतों पर एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च पेपर भी है। और हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज के जो बेसिक सिद्धांत है उन्हें भी देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारा मकसद एक तरह से इन सभी स्रोतों को मिलाकर ज्ञान के सबसे कीमती मोती निकालना है। हाँ। और ये समझना है कि क्या बेबीलोन के हजारों साल पुराने रहस्य आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतने ही कारगर हैं। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज हम गहराई से बात करेंगे वो ये है कि अगर ये नियम इतने सरल हैं तो हम में से ज्यादातर लोग इन्हें जानते हुए भी अपनी जिंदगी में लागू क्यों नहीं कर पाते। हाँ, ये नोइंग डूइंग गैप, मतलब ज्ञान और क्रिया के बीच का जो अंतर है, यही तो असली पहेली है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक खाली पर्स को कैसे भरा जाए और उसे हमेशा भरा कैसे रखा जाए। चलिए सबसे बुनियादी और शायद सबसे शक्तिशाली विचार से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो हर स्रोत में किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के एक सरल वाक्य से आता है, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपका है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है ना? सीधा लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। अरकाद का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी तनख्वाह आपकी है। वो समझाते हैं कि हम अपनी कमाई से कपड़े बनाने वाले को, चप्पल बनाने वाले को, किराने वाले को, सबको भुगतान करते हैं। हाँ, सबको। लेकिन हम अक्सर उस सबसे जरूरी इंसान को भुगतान करना भूल जाते हैं, यानी खुद को। और यहाँ खुद को भुगतान करने का मतलब शॉपिंग करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के आपके लिए अलग रखना। और यहीं से आता है 10% का नियम। किताब, रेडिट चर्चा, भारतीय वित्त पत्र सभी इस पर जोर देते हैं। सबके सब अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अलग रखें, इससे पहले कि आप कोई और बिल चुकाएं। ये बचे हुए पैसे से बचत करना नहीं है, बल्कि बचत करने के बाद जो बचे उससे खर्च करना है। ये दिलचस्प है क्योंकि हमारे एक स्रोत में इसे आज के दौर के 50-30-20 नियम से जोड़ा गया है। अच्छा। हाँ, ये 10% वाले विचार का ही एक आधुनिक और ज्यादा विस्तृत रूप है। इसके अनुसार आपकी आय का 50% हिस्सा आपकी जरूरतों यानी नीड्स पर जाना चाहिए, जैसे घर का किराया, राशन, बिल वगैरह। ठीक है। 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं यानी वांट्स के लिए है, जैसे बाहर खाना, घूमना फिरना, शॉपिंग। और बचा हुआ 20% वो सीधे आपके वित्तीय लक्ष्यों यानी बचत और निवेश में जाना चाहिए। अच्छा, तो अगर किसी की तनख्वाह मान लीजिए 50,000 रुपए है, तो इस नियम के हिसाब से 25,000 रुपए जरूरतों में, 15,000 रुपए चाहतों पर और पूरे 10,000 रुपए यानी 20% सीधे बचत या निवेश में। सुनने में तो ये बहुत सीधा और करने लायक लगता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर वो ज्ञान क्रिया का अंतर सामने आता है। आ ही जाता है। भारतीय वित्त पर जो रिसर्च पेपर हमारे पास है वो एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाता है। सर्वेक्षण में शामिल 38% लोग तो 10-20% की बचत कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन लगभग उतने ही 36% लोग 0 से 10% के बीच ही बचा पाते हैं। मतलब बेबीलोन का ये सबसे पहला और आसान ज्ञान भी आज लाखों लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो ये साफ है कि सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। किताब का जो दिल है वो खाली पर्स की 7 इलाज में बसता है। पहला इलाज तो यही है जिसकी हमने अभी बात की, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ। हाँ, लेकिन दूसरा इलाज शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल है, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि स्रोती इस बात पर जोर देते हैं कि जिसे हम जरूरी खर्च कहते हैं वो हमेशा हमारी आय के बराबर हो ही जाता है, जब तक कि हम इसका सचेत रूप से विरोध ना करें। जैसे जैसे आय बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, यहीं पर जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करने की कला काम आती है। किताब तो ये कहती है, लेकिन रेडिट पर असली चर्चा इसी को लेकर थी कि ये कितना मुश्किल है।
एक यूजर ने लिखा कि दोस्तों के साथ बाहर जाने का जो सोशल प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव, वही हर महीने उनका बजट बिगाड़ देता है। और भारतीय वित्त पत्र भी इसी भावना को पकड़ता है। वो इसे ट्रेंड में रहने की अंधी दौड़ कहता है, जो सीधे सीधे वित्तीय बर्बादी का रास्ता है। हाँ, तो ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। बिल्कुल सही। ये इच्छाओं को नियंत्रित करने की लड़ाई है, और जब आप इस लड़ाई में जीतना शुरू कर देते हैं, मतलब आप पैसा बचाने लगते हैं, तब अरकाद का तीसरा इलाज काम आता है। और वो क्या है? अपने सोने को गुणा करो। इसका सीधा सा मतलब है अपने बचाए हुए पैसे को काम पर लगाओ, उसे सिर्फ तिजोरी में बंद करके मत रखो। अरकाद इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, सुनहरे दासों की एक सेना बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करें और उनके बच्चे भी तुम्हारे लिए काम करें। वाह, सुनहरे दासों की सेना, ये तो सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग के जादू की तरफ इशारा है। हाँ, ये वही अद्भुत जादू है, एक कॉन्सेप्ट जो शायद बेबीलोन में भी किसी न किसी रूप में समझा जाता था। ये ब्याज पर ब्याज है और ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। बिल्कुल, जब ये आपके लिए काम करता है, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP या PPF में, तो ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। छोटी छोटी बचत को समय के साथ एक बड़ी दौलत में बदल सकता है। लेकिन जब ये आपके खिलाफ काम करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर, तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो अपने सोने को गुणा करने के आज के भारतीय संदर्भ में क्या तरीके हैं? हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? स्रोत कई आधुनिक विकल्पों का जिक्र करते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, PPF जो एक सुरक्षित लंबी अवधि का विकल्प है, सोना है खासकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रूप में। अच्छा, SGBs। हाँ, जिसमें आपको सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ में ब्याज भी। फिर रियल स्टेट है, जिसमें अब RITs के जरिए छोटे निवेशक भी पैसा लगा सकते हैं। और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स तो हैं ही। बिल्कुल, जहां SIP के जरिए हर महीने एक छोटी रकम डालकर बाजार में निवेश किया जा सकता है। ये सभी अपने सोने को गुणा करने के आज के जमाने के तरीके हैं। ठीक है, तो हमने पैसा बचाया, उसे कंट्रोल किया और उसे काम पर भी लगा दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी तो है, पैसा डूबने का डर। और यहीं पर अरकाद की चेतावनी और उनका चौथा इलाज आता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अरकाद अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का पहला हिस्सा एक ईंट बनाने वाले को दे दिया था। उस आदमी ने वादा किया था कि वो दूर देश जाकर कीमती रत्न खरीद के लाएगा। और नतीजा ईंट बनाने वाले को रत्नों की कोई समझ नहीं थी, उसे ठग लिया गया और अरकाद के सारे पैसे डूब गए। अरे वाह, मतलब अरकाद जो कहानी हजारों साल पहले सुना रहे हैं, हाँ, वो सीधे सीधे उस रेडिट यूजर की सलाह से जुड़ती है जिसने चर्चा में लिखा था कि किताब से उसका सबसे बड़ा सबक था पैसे का प्रबंधन और गुणा करने वाले बुद्धिमान लोगों से ही सलाह लें। ये बात इतने सालों में जरा भी नहीं बदली। बिल्कुल नहीं बदली। ये सलाह आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जल्दी अमीर बनने की योजनाओं, आकर्षक लगने वाले क्रिप्टो स्कैम्स और उन दोस्तों की सलाह से बचना जिन्हें खुद निवेश की गहरी समझ नहीं है। सही बात। अरकाद का सबक साफ है, जिस क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हैं, या तो उसे खुद अच्छी तरह समझे या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट की सलाह लें जिसका उस क्षेत्र में अनुभव और सफलता का रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो हमने पैसा बचाया, उसे सही जगह लगाया और नुकसान से भी बचाया, लेकिन हम में से बहुत से लोग अभी भी किराए के घर में रह रहे हैं, जिसका पैसा हर महीने बस चला जाता है, वापस कुछ नहीं आता। यहीं पर अरकाद का पांचवा इलाज आता है। हाँ, पांचवा इलाज है अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाओ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि किराया देने के बजाय अगर आप अपना घर खरीदते हैं तो हर महीने जो आप EMI भरते हैं उसका एक हिस्सा आपकी संपत्ति में इक्विटी बनाता है। आप धीरे धीरे उस घर के मालिक बनते जाते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से जबरदस्ती की बचत भी है। लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष भी है। क्या सोर्सेज इस पर बात करते हैं कि डाउन पेमेंट और लोन का जो भारी बोझ होता है वो कभी-कभी निवेश के दूसरे शायद ज्यादा फायदेमंद रास्ते बंद कर सकता है। रेडिट पर जरूर इस पर बहस हुई होगी। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती है। किताब का दृष्टिकोण उस समय के हिसाब से है जहां जमीन और घर ही सबसे बड़ी संपत्ति थे। सही है। आज के दौर में ये फैसला ज्यादा जटिल है, लेकिन मूल सिद्धांत अभी भी वही है। अपने रहने की जगह पर जो खर्च हो रहा है, क्या उसे एक डेड एक्सपेंस से एक एसेट में बदला जा सकता है? ये हर किसी को अपनी स्थिति के हिसाब से तय करना होता है। बिल्कुल, और इसके बाद के इलाज भविष्य की सुरक्षा की बात करते हैं। हाँ,
छठा इलाज है एक भविष्य की आय सुनिश्चित करो, जो सीधे सीधे आज की रिटायरमेंट प्लानिंग और बीमा की जरूरत पर प्रकाश डालता है। और यहाँ भारतीय वित्त सर्वेक्षण का आंकड़ा हमें फिर से चौंकाता है। कौन सा? 56% लोगों ने कभी ये हिसाब ही नहीं लगाया है कि उन्हें रिटायरमेंट में आराम से जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 7 में से 10 लोग आज भी ये योजना बनाते हैं कि रिटायरमेंट के लिए वे अपने बच्चों पर निर्भर रहेंगे। और ये एक बहुत ही जोखिम भरा प्रस्ताव है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सामाजिक सच्चाई है। सही कहा। लेकिन समय बदल रहा है, इसलिए जब हम बीमा मतलब लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस या रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं है, ये एक पीढ़ीगत सोच में बदलाव लाने की कोशिश है। अपने बुढ़ापे की जिम्मेदारी खुद उठाने की तरफ एक कदम है। और अंतिम 7वां इलाज शायद इन सब की नींव है, कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। ये सिर्फ बचत करने या कटौती करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आय का स्रोत ही बड़ा करने के बारे में है। अपने स्किल्स में सुधार करना, नई चीजें सीखना, ताकि आप और ज्यादा मूल्यवान बन सकें और ज्यादा कमा सकें। बिल्कुल, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाएंगे आपके लिए 10% या 20% बचाना उतना ही आसान हो जाएगा। अरकाद ने भी अपनी शुरुआत एक मामूली लेखक के तौर पर की थी, लेकिन उन्होंने अपने काम में महारत हासिल की और अपनी कमाई बढ़ाई। ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच है। किताब में सोने के 5 नियमों का भी जिक्र है। क्या वो इन 7 इलाजों से अलग हैं या उन्हीं को पुख्ता करते हैं? वे इन्हीं सिद्धांतों को और पुख्ता करते हैं। उन्हें धन के अपरिवर्तनीय नियमों मतलब अनचेंजेबल लॉस के रूप में पेश करते हैं। अच्छा। पहले 3 नियम तो वही बातें दोहराते हैं, कम से कम 110वां हिस्सा बचाएं, इसे बुद्धिमानी से किसी विशेषज्ञ की सलाह से निवेश करें ताकि ये बढ़े। लेकिन चौथा और 5वां नियम आज की दुनिया के लिए सीधी चेतावनी जैसे लगते हैं। वो क्या है? चौथा नियम कहता है, सोना उस आदमी से दूर हो जाता है जो इसे उन व्यवसायों या उद्देश्यों में निवेश करता है जिनसे वो परिचित नहीं है। ये वही अरकाद वाली गलती है, जब उन्होंने ईंट बनाने वाले को रत्न खरीदने के लिए पैसे दिए थे। बिल्कुल। आज के दौर में इसका मतलब है कि बिना समझे किसी हॉट स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा देना। और 5वां नियम कहता है, सोना उस आदमी से भाग जाता है जो इसे असंभव कमाई के लिए मजबूर करेगा या जो चालबाजों और धोखेबाजों की आकर्षक सलाह का पालन करेगा। ये तो रातों रात करोड़पति बनने वाली हर योजना के खिलाफ एक सीधी चेतावनी है। एग्जैक्टली। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि बेबीलोन के सबक किसी भाग्य, जादू या किसी रहस्य के बारे में नहीं है। नहीं। वे अनुशासन, अच्छी आदतें बनाने और कुछ सरल सदाबहार सिद्धांतों पर टिके रहने के बारे में है। पहले खुद को भुगतान करें, अपनी चादर देखकर पैर पसारें, अपने पैसे को समझदारी से काम पर लगाएं और लगातार सीखते रहें। ये वाकई आकर्षक है। हम उस केंद्रीय सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। रेडिट पोस्ट लिखने वाले ने किताब पूरी भी नहीं पढ़ी, फिर भी उसने मुख्य सबक सीख लिया और उसे अपनी जिंदगी से जोड़ लिया। दूसरी तरफ सर्वेक्षण में शामिल कई उत्तरदाताओं को पता है कि उन्हें बचत करनी चाहिए, लेकिन वे कोई योजना नहीं बनाते या उस पर अमल नहीं करते। इसका मतलब है कि समस्या जानकारी की कमी की नहीं है। नहीं, समस्या व्यवहार की है। बिल्कुल। और इन सब बातों से आखिर में एक सवाल मन में आता है। अरकाद ने अपनी यात्रा ज्ञान की तलाश में शुरू की थी, एक ऐसे समय में जब ज्ञान बहुत दुर्लभ था। उन्होंने धन के रहस्य जानने के लिए मेहनत की। सही बात है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दुनिया का सारा वित्तीय ज्ञान हमारी उंगलियों पर है, लगभग मुफ्त और तुरंत उपलब्ध है। तो आज के दौर में असली चुनौती क्या है? क्या ये सही जानकारी खोजना है या उस जानकारी को लागू करने के लिए जो जरूरी आत्म अनुशासन है उसे विकसित